स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था, जिन्वू का सामना डंजन के अंदर अपने ही ओल्ड वर्जन से होता है, जिनसे जिन्वू बार बार हार जाता है और जिन्वू डिसाइड करता है कि वो पूरे डंजन का ही मैप बनाएगा। और काफी मेहनत करने के बाद उसने लगभग लगभग पूरे भूल भुलैया का मैप बना ही दिया होता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शैडो डंजन के अंदर एमेट और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है। एमेट बेरू से कहता है कि तुम इस तरीके से क्यों उड़ रहे हो, तुम्हारे इस तरीके से गोल गोल घूमने से यंग मोनार्च वापिस तो नहीं आ जाएंगे, तो थोड़ा सा शांत हो जाओ। बेरू एमेट के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम तो अपनी जुबान बंदी रखो कीड़े, तुम तो अपनी जुबान बंदी रखो रेप्टाइल। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि आखिरकार हुआ क्या है, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि आखिरकार वो है कहाँ पर इस समय, वो सही भी है कि नहीं। मैं इस हालत में शांत कैसे हो जाऊं, मुझे तो पता भी नहीं है कि यंग मोनार्च कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, वो सही भी है कि नहीं है, और तुम कह रहे हो मैं शांत हो जाऊं। यंग मोनार्च को लेके मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। एजिल भी कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि बेरू आखिरकार इस तरीके से क्यों एक्टिंग कर रहा है, उसका ऐसा हरकत करना जायज भी है। यंग मोनार्च को लगभग 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुका है जब वो गेट के अंदर गए थे और अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं आई है। जिस पे एमिट कहता हो तो तुम भी उनको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो। एजिल एमिट से कहती है कि वैसे तुमको नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा कठोर हो रहे हो, तुम हमारी ही टीम में हो ना। जिस पे एमिट सवाल करते हुए कहता है कि तुम लोग सच में यंग मोनार्च को जानते हो ना, उनको समझते हो ना। और हाँ मैं तुम लोगों की बात को समझ भी सकता हूँ, क्योंकि तुम एक छोटे से बच्चे को अगर शैडो मोनार्च से कंपेयर करोगे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो तुमको ये बच्चा ही लगेंगे। अब मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार तुम यंग मोनार्च को एक बच्चा क्यों समझ रहे हो, क्योंकि तुम उनका कंपैरिजन ही उनके फादर शैडो मोनार्च से कर रहे हो, तो तुमको वो छोटे लगेंगे ही, उनकी चिंता हमको होगी ही। और जैसा कि मैं कभी शैडो मोनार्च से पहले मिला ही नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं हूँ कितना ताकतवर है, और इसीलिए तो मुझे यंग मोनार्च की चिंता भी नहीं हो रही है। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, जो बंदा टूटी हड्डियों के साथ खून में लथपथ फिर भी हार नहीं मानता, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है, मैं उस बंदे पर भरोसा तो कर ही सकता हूँ कि वो बंदा इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेगा। प्रैक्टिस के दौरान जब उन्होंने अपनी पूरी लिमिट को ही क्रॉस कर दिया और उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई हो गई है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस जगह पर क्या होगा, कैसी सिचुएशन होगी, मुझे इतना पक्का है कि वो वहां से जिंदा वापस आएंगे। अब एमिट की ये बात सुनकर तो बेरू भी थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है कि रेप्टाइल तू। एजिल भी एमिट की ये बात सुनकर इंप्रेस हो जाती है, कहती है तुम सही कह रहे हो। एमिट कहता है हमको उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इस तरफ हम लोग देखते हैं सुहो को, जो कि उसी भूल भुलैया के अंदर डंजन के अंदर अपने ही ओल्ड रूप से फाइट कर रहा था, और वो भागते हुए जाता है और अपने ओल्ड वाला जो रूप होता है उसके ऊपर अटैक करता है और उससे बोलता है तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इस तरीके से ही मारता रहेगा, लेकिन यू नो क्या होने वाला है। हाँ सुहो का जो ओल्ड रूप होता है वो उसको बस टच ही करता है और उसके पूरे शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं, यानी कि फिर से वो मारा जाता है। और फिर से सुहो ट्राई करता है, उसका जो बच्चे वाला रूप होता है उसके ऊपर डायरेक्टली जाकर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से आप लोगों को पता क्या होने वाला है, उसके फिर से चीथड़े उड़ जाते हैं और वो फिर से रिस्पॉन होता है। सुहो हम लोग को बताता है कि उसने ये काउंट करना छोड़ ही दिया है कि वो कितनी बार मर चुका है। हालांकि इतनी बार मरने के बाद उसने कुछ यहाँ पर डिस्कवर किया है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है, जैसे कि जो छोटा वाला बेबी सांग सुहो है, जो कि अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर कर लोगों को खत्म कर देता है। हालांकि वो बेबी है, लेकिन उसके पास सिर्फ साइकिक पावर है, यानी कि रूलर्स अथॉरिटी। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई प्लेयर लेवल की स्किल्स नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास जो स्किल है रूलर्स अथॉरिटी, उसका लेवल मैक्सिमम है, यानी कि वो रूलर अथॉरिटी के मैक्सिमम लेवल पे जा चुका है। साथ ही में जो उसको दूसरा सांग सुहो मिला था यंग वाला, वो सिर्फ अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल कर कर ही सुहो को डैमेज दे पा रहा था। और उस समय जो ट्यूटोरियल वाला सांग सुहो है, उसकी जो क्लास है वो थी साउल स्ट्राइकर, यानी कि ये वाला जो सांग सुहो है इसकी इस समय क्लास है साउल स्ट्राइकर। लेकिन हाँ इसका जो लेवल है वो 99 है, जिसके बाद सुहो एक फ्लिप जंप मारकर फिर से रेडी होता है उन लोगों से फाइट करने के लिए, और फिर से वो निकल जाता है कुछ और नई जगह को ढूंढने के लिए। तो वो बताता है कि वो इतनी ज्यादा बार मर चुका है कि अब उसे मरने से डर ही नहीं लगता है। लेकिन हाँ मुझे ये भी पता है कि ये जो चीज है वो इसी जगह पर अप्लाई होती है, और इसीलिए
मुझे अपनी इस डेथ को इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए और अगर मेरे को इस मिशन को कंप्लीट करना है तो मेरे को ये चीज़ याद रखना होगा कि मेरे को हमेशा अपना बेस्ट देना सर्वाइव करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं इतनी बार मर चुका हूँ और इतने नए-नए चैलेंजेस मेरे को मिले हैं कि मैं इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया हूँ। और उसने लगभग-लगभग पूरे के पूरे जो ये भूल-भुलैया थी, जो पूरा डंजन था, इसका नक्शा रेडी कर दिया था और सिर्फ़ वहाँ पर एकमात्र एक ऐसी जगह बची थी जहाँ पर अभी तक वो नहीं गया है। यानी कि उसने इस पूरे भूल-भुलैया के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर कर लिया है, सिर्फ़ इस भूल-भुलैया के डंजन का सिर्फ़ एक कोना है जहाँ पर वो अभी तक नहीं गया है। सूहो कहता है कि अगर उस जगह पर कोई गेट नहीं हुआ तो इसका मतलब तो यही है कि इसको कंप्लीट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और मेरे को एडवांसमेंट क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को ही हराना होगा। और दूसरी बात, हालांकि ये थोड़ा सा अजीब है, मैं हर बार उनसे तेजी से भाग रहा हूँ और अपने सामने चाइल्ड सांगसू को देखते हुए कहता हूँ, ओ ठीक है, ये फिर से आ गया। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये इस डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है। चलो ठीक है। और वो काफी ज्यादा तेजी से चाइल्ड सांगसू की तरफ बढ़ता है और वो इस समय यहाँ पर उसकी जो रूलर्स अथॉरिटी है उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि रूलर्स अथॉरिटी में वो ऑब्जेक्ट्स को बिना हाथ लगाए ही उसकी तरफ मूव कर सकता है और इसीलिए वो अपने आप को भी चारों तरफ से रूलर्स अथॉरिटी से घेर लेता है। और फाइनली सुहो यहाँ पर चाइल्ड सुहो के अटैक से बच जाता है और वो उस दूसरी तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो अभी तक नहीं गया है। सुहो सामने का नजारा देखते हुए कहता है, ओ फाइनली मैं इस जगह पर आ गया। बस यही लास्ट जगह बची हुई है जहाँ पर अभी तक मैं नहीं गया था, तो चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और जैसे वो वहां पर जाता है तो वो सामने एक बहुत बड़ा सा गेट पाता है, कहता ओ तो फाइनली यहाँ पर एक गेट तो है ही। अब इस गेट के उस पार उन दोनों में से कोई अलग ही होगा, वो दोनों तो नहीं होंगे, तो चलो देखते हैं वहां पर है कौन। और वो भागते हुए उस गेट की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि पीछे से कोई आ रहा है और वो समझ जाता है कि कौन है। एक्चुअल में वहां पर वो समझ जाता है कि साउल स्ट्राइकर वाला जो सांगसू है वो आ गया है। वो कहता है ओ फिर से ही आ गया और वो भागकर गेट की तरफ जाता है। वो कहता है फटाफट मेरे को गेट खोलना होगा इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। और अगर सच में उसका इंटेंशन मुझे रोकने का होगा और अगर सच में उसका इंटेंशन मेरे को इस गेट के आसपास आने से रोकने का होगा तो साउल स्ट्राइकर यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म कर देगा। मुझे फटाफट ही गेट ओपन करना होगा। सुहो पीछे देखता है तो एक्चुअली वहां पर जो साउल स्ट्राइकर सुहो था वो वहां पर आ चुका था। वो कहता है शिट, और वो काफी ज्यादा तेजी से सुहो की तरफ आ रहा होता है बिल्कुल स्पीड में उसको फिर से खत्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले सुहो उस गेट को ओपन कर देता है और उस गेट के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो गेट को बंद कर देता है। और अब साउल स्ट्राइकर वाला जो साल सुहो है वो चाह कर भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। इस चीज को देखकर सुहो थोड़ी सी राहत पाता है कि वो फाइनली उन दोनों से मेरे को छुटकारा मिला, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। फाइनली मैं इस गेट के अंदर आ गया, उन दोनों से मैं बच गया। लेकिन हाँ, यह भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर कौन है। और जो भी मैंने अभी तक देखा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी मेरा कोई पास्ट वर्जन ही होगा। जहां तक मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से तो जो मेरा ट्यूटोरियल का फर्स्ट हाफ है उसमें से मेरा कोई वर्जन होना चाहिए, या शायद मैं उससे पहले, मुझे नहीं पता। और अगर उन दोनों में से भी कोई नहीं हुआ तो वो कौन होगा यहाँ पर। और तभी सुहो को एहसास होता है कि पीछे से उसके कोई आ रहा है। वो कहता है ओ तो वो आ गया और वो पीछे देखता है तो देखता है कि असल में यहाँ पर कोई और नहीं। और उसको देखकर सुहो कहता है ओ तो ये मैं ही हूँ। इस बार ये मेरा वो वाला वर्जन है जब मेरे पास 2 स्वॉर्ड्स थी। ट्यूटोरियल सुहो और जो बेबी सुहो था वो दोनों का दोनों मेरा पास्ट वर्जन था। और इस समय इसने जो वीपन अपने हाथ में ले रखा है वो है फैंग ऑफ रखान और वेलकन्स हॉर्न। क्या इसने ये सिस्टम में जो एरर हुआ है उसकी वजह से बनाया है? और इसके स्टैट्स हैं, उसके स्टैट्स देखकर तो उसकी आंखें खुली खुली रहती है। कहता है और फिर एक मुस्कुराहट देता है। इसका मतलब ये है कि सुहो का स्टैट इस वाले सुहो के स्टैट के कंपैरिजन में अच्छा है। और फिर क्या, वो बहुत ज्यादा तेजी से इस वाले सुहो के ऊपर जाकर अटैक करता है। हालांकि वो जो सुहो होता है वो अपने स्वॉर्ड से उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। तो वो कहता है कि फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया जिससे कि मैं फाइट कर सकता हूँ। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो अभी नया नया सुहो आया है स्वॉर्ड लेकर, वो सुहो और जो प्रेजेंट वाला सुहो है उसके जो स्टैट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं स्वॉर्ड वाले सुहो के कंपैरिजन में। और इसीलिए उसे लगता है कि शायद वो इसे हरा पाएगा। और उन स्टैट्स में भी जो सबसे ज्यादा अच्छा स्टैट्स है वो है स्ट्रेंथ स्टैट। साथ ही में सुहो अपने अपोनेंट वाले सुहो का स्टेटस विंडो, वो क्या क्या स्किल यूज कर रहा है, वो सब कुछ वो देख सकता है।
वो देखता है कि एक्चुअल में जो सूहो स्वॉर्ड लेकर आया था, वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एक ही बार में यूज़ कर लेता है, काफ़ी सारे स्किल्स एक ही बार में यूज़ कर लेता है। जैसा कि वो यहाँ पर बॉडी एनहांसमेंट स्किल का यूज़ कर लेता है। साथ ही में वो विंड्स ऑफ द ग्रासलैंड स्किल का भी यूज़ करता है, टाइटन्स आर्मर स्किल का यूज़ करता है और वो अपनी अटैक पावर और डिफेंस पावर है उसको भी एम्पलीफाइड कर लेता है। साथ ही में अपनी मोबिलिटी स्पीड और अटैक स्पीड को इंक्रीज कर लेता है, डिफेंस पावर को भी इनहेंस कर लेता है। ऐसे वो काफ़ी सारी चीज़ों को और भी एक्टिवेट कर लेता है। अब इस चीज़ को देख कर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहता है एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? बॉडी एनहेंसमेंट स्किल, ये स्किल तो शायद एमिट यूज़ करता है ना? आखिरकार ये इतनी सारी स्किल कैसे यूज़ कर पा रहा है? इसके पास इतनी सारी स्किल्स है? वो सूहो स्वॉर्ड लेकर इस वाले सूहो के ऊपर अटैक कर देता है। हालाँकि सूहो उसके सारे अटैक से डॉज कर लेता है किसी न किसी तरह, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। और तभी स्वॉर्ड वाला जो सूहो होता है वो यहाँ पर स्टॉर्म स्लैश स्किल का भी यूज़ कर लेता है। अब इस चीज़ को देखकर तो सूहो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहता है, "एक मिनट, क्या क्या? ये स्टॉर्म स्लैश स्किल का भी इस्तेमाल कर पा रहा है?" हालाँकि करंट वाला जो सूहो होता है वो भी अपना डैगर निकाल लेता है, तो एक्चुअल में दोनों के दोनों ने अपने वेपन्स निकाल लिए होते हैं। दोनों ही स्टॉर्म स्लैश स्किल का यूज़ कर पा रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो अपना जो प्रेज़ेंट वाला सूहो है, जो कि डंजन के अंदर गया है, उसको मैं कहूँगा प्रेज़ेंट वाला सूहो, और जो स्वॉर्ड वाला सूहो है, जो कि अभी जस्ट आया है इससे फाइट करने के लिए, उसे कहूँगा मैं स्वॉर्ड वाला सूहो, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो प्रेज़ेंट वाला जो सूहो होता है, उसके ऊपर स्वॉर्ड वाला सूहो अटैक कर देता है, जिससे कि उसके गले पर थोड़ी-सी स्क्रैच लग जाती है। और ऐसा होते ही सूहो को एक कोई मेमोरी फ्लैश होती है उसके दिमाग में। वो कहता है, "एक मिनट, ये मेमोरी तो मेरी नहीं है। क्या ये वो मेमोरी है जब मैंने ब्रूकी को हराया था? क्या ये किसी प्रकार का मेंटल अटैक है? एक और याद जो मेरी नहीं है। क्या मुझे ज़्यादा मेंटल अटैक होंगे जब ये मेरे को और भी ज़्यादा मेरे ऊपर अटैक करेगा?" तो स्वॉर्ड वाला जो सूहो होता है, जब प्रेज़ेंट वाले सूहो के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसका जो अटैक है उसके शरीर में कहीं भी लग जाता है, तो उसको एक कुछ याद आती है, और वो जो मेमोरीज़ होती हैं, यादें, वो इसकी नहीं है, प्रेज़ेंट वाले सूहो की। और तभी जो स्वॉर्ड वाला सूहो होता है वो कुछ अलग सा काम करता है, काफ़ी ज़्यादा अलग सा काम। वो एक्चुअल में अराइज़ बोल देता है, और उसके अराइज़ बोलते ही वहाँ पर शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं, और ये शैडो सोल्जर्स सीधा जाकर प्रेज़ेंट वाले सूहो के ऊपर अटैक करता है। हालाँकि प्रेज़ेंट वाला जो सूहो होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उन लोगों के ऊपर ही उल्टा अटैक कर देता है। लेकिन सूहो देखता है कि ये तो कुछ अलग ही शैडो सोल्जर्स हैं। तो एक्चुअल में जिस शैडो सोल्जर ने सूहो के ऊपर अभी अटैक किया होता है उसका नाम होता है क्वैक, नाइट रैंक। सूहो कहता है कि एक नाइट रैंक और क्वै और स्वॉर्ड वाला सूहो दोनों के दोनों प्रेज़ेंट वाले सूहो के ऊपर अलग-अलग डायरेक्शन से अटैक कर देते हैं। हालाँकि उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है उन दोनों को ही हैंडल करने में, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उन दोनों से ही बच रहा होता है। प्रेज़ेंट वाला सूहो उन दोनों से ही फाइट कर रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि ये वाला सूहो शैडो सोल्जर को समन कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये शैडो सोल्जर्स को स्टोर भी कर सकता है, वो भी लेवल 32 पर। ऐसा हो सकता है क्या? और वो जितना ज़्यादा इस सूहो से फाइट कर रहा था, उतना ज़्यादा ही उसको ये रियलाइज़ हो रहा था कि एक्चुअल में उसके दिमाग में जो यादें घूम रही हैं, वो एक्चुअल में इस वाले सूहो की है, यानी स्वॉर्ड वाले सूहो की। और इस जगह पर जो बेरू है, वो पूरी तरीके से अलग है। साथ ही में एजिल, ग्रे और एमेट, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। और मैं ही था जो उसके साथ इस इंसिडेंट को सही रूप से संभालने में सक्षम था, और सिस्टम ने उसको ट्रायल दिया जो कि उसकी सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, और वो उन ट्रायल्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनता गया। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो इस जगह पर किसी गलती के कारण बना था। आखिरकार क्यों क्यों तुम लोग मुझे इतना ज़्यादा कठिन ट्रायल देते हो, जो कि हमेशा हमेशा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है? और आखिरकार क्यों क्यों हमेशा मेरे को अपनी लिमिट को क्रॉस करना पड़ता है? और अभी तक मेरे लिए ऐसा कोई भी ट्रायल नहीं आया है जो कि मेरे लिए ईज़ी हो। और दोनों के दोनों, यानी कि स्वॉर्ड वाला जो सूहो होता है वो सूहो के ऊपर पीछे से, और उसका जो शैडो सोल्जर होता है वो सूहो के ऊपर आगे से अटैक कर देते हैं। सूहो की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई होती है। सूहो आगे कहता है, "लेकिन हाँ, मैं इस ट्रायल्स में हज़ारों बार मरा हूँ, क्योंकि मेरे सामने मुझसे ज़्यादा ताकतवर एनिमी थे। लेकिन इतनी बार मरने के बाद और इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरे को एक चीज़ तो पता चली कि सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मेरी सिचुएशन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगी, उसमें कोई सुधार नहीं होगा, और अगर मुझे उसे सुधारना है अपनी सिचुएशन को, तो मुझे खुद ही मेहनत करना होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम में एरर है या नहीं, मैं शुरुआत से ही सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सिस्टम मुझे बढ़ा नहीं रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है, मुझे ही इसका इस्तेमाल करना होगा अपने हिसाब से। प्रेजेंट वाला जो सूहो होता है, जो कि इन दोनों से फाइट कर रहा होता है, वो अपने शरीर को चेंज करता है, उसका शरीर चेंज होने लगता है। एक्चुअल में उसके शरीर के ऊपर
जो शैडो सोल्जर होता है वो उसको कवर अप करने लगता है। इस चीज को देख कर तो स्वॉर्ड वाला सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। सूहो आगे कहता है कि सिस्टम ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है अब मैं उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो भविष्य है वो बदल सकता है मेरे डिसीजंस पर। प्रेजेंट वाला सूहो स्वॉर्ड वाले सूहो के ऊपर किक से अटैक करता है और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, और उसके बाद प्रेजेंट वाला सूहो काफी ज्यादा तेजी से स्वॉर्ड वाले सूहो की तरफ जाता है और उसके पेट में एक घुसंड मारता है, और वो पंच इतना ज्यादा तेज मारता है कि स्वॉर्ड वाले सूहो के मुंह से खून आ जाता है और वो एक ही पंच में खत्म हो जाता है और चारों तरफ धूल हो जाती है। और जब धूल हटती है तो हम देखते हैं प्रेजेंट वाला जो सूहो होता है वो एकदम ठीक होता है, हालांकि वो काफी ज्यादा थक गया था, और जो स्वॉर्ड वाला सूहो होता है वो हार जाता है। उसका सिस्टम भी उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपका जो एडवांसमेंट क्वेस्ट था वो क्लियर हो गया है, साथ ही में आपको एक टाइटल मिला है, द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी। तो एक्चुअल में ये वाला जो टाइटल है उन लोगों को दिया जाता है जो कि किसी प्रॉब्लम के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, और जितना ज्यादा आप स्टेमिना को गवाएंगे उतना ज्यादा आपका जो स्टैट्स है वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि आपको आपके स्टैट्स में 1% की इंक्रीमेंट मिलेगी जब आपका 1% जो स्टेमिना है वो डिक्रीज होगा, घटेगा। जब प्रेजेंट वाला सूहो स्वॉर्ड वाले सूहो की तरफ देख रहा होता है जो कि जमीन पर पड़ा होता है, उसकी तरफ देखते हुए कहता है फाइनली फाइनली ये सब खत्म हुआ। तभी सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है हम आपके मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम आपकी जो सूटेबल क्लास है आपको वो दे सकें। आपने लड़ना चुना, जबकि आपका जो दुश्मन था, अपोनेंट था, वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। आप उसके सामने झुके नहीं बल्कि आपने उससे फाइट की, आपने अपने दिमाग के ऊपर जीत हासिल की। जबकि आप इतनी बार मरे आपने हार नहीं माना, सैकड़ों बार मरने के बाद भी आपका मन नहीं टूटा। आपने ऐसी सिचुएशन में भी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हासिल किया जहां पर आप और ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते थे। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम जैसी सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका डिटर्मिनेशन आपके आसपास के लोगों को हरदम इंस्पायर करेगा, उनको प्रेरित करेगा, साथ ही में यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लोग मिलकर गोल तक पहुंचे। आप इन 3 क्लास में से चुन सकते हैं। सूहो कहता है 3 क्लासेस, तो जो पहला क्लास होता है वो होता है शैडो का हेयर, यानी शैडो का उत्तराधिकारी वारिस। अगर आप एफोरमेंशन्ड क्लास को चूज करते हैं तो सिस्टम आपको गाइड करेगा शैडोज हेयर बनने में। सेकंड क्लास है साउल स्ट्राइकर। आपके पुराने डेटा को देखकर आपको एक हिडन क्लास दी जाती है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं जो कि है साउल स्ट्राइकर। लेकिन हाँ, आपकी जो प्रीवियस स्टैट्स है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, साथ ही में जो आपकी शैडो स्किल है वो भी डिसअपेयर हो जाएगी। और जो थर्ड क्लास है वो है अननोन। सिस्टम बताता है कि ये एक रिकमेंडेड क्लास है जो कि आपके कैरेक्टर को देखते हुए दिया जा रहा है, और ये जो हिडन क्लास है ये उस चीज पर डिपेंड करेगी कि आपने एडवांसमेंट क्वेस्ट के दौरान क्या अचीव किया है। अगर आप चूज करते हैं इस क्लास को तो आपकी जो शैडो स्किल है वो डिसअपेयर हो जाएगी। अब सूहो थोड़ा सा सोचता है, विचार करता है कि उसे कौन सी क्लास लेनी है, तो कहता है पहला रास्ता तो है जहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा, और दूसरा रास्ता मुझे अपने पास्ट में ले जाएगा, और तीसरा रास्ता जिसमें मुझे सब कुछ खोना होगा और मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मतलब मैं इतनी ज्यादा बार मरा और ये बकवास सी चीज को पूरा करने में मुझे सिर्फ एक ही रिवॉर्ड मिल रहा है? हद है यार, मैं इन सब को लेना चाहूंगा। और ऐसा कहते ही यहाँ पर एक लाइट सी चमकती है और सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई के बताता है यू हैव कंप्लीटेड एडवांसमेंट क्वेस्ट, और तुम्हारी क्लास है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो